बहुत हमला हुआ, हमने मुकाबला किया। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है, गर बाजी हो इश्क का बाजी, जो चाहो लगा दो, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे तो बाजी मात नहीं। हम लोग इसके प्रोटेक्शन में खड़ा नहीं होंगे तब तो आरएसएस आ जाएगा यहाँ। तो आरएसएस आ जाएगा तो पेन गिली हो जाएगी तुम लोग की। डॉक्टर अल्लामा कलाम का एक शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। देखो तेरा बाप तो जमीन बेच दिया, तुम लोग कैसे खाओगे? तो हमको अंदर से बहुत चोट लगे। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा बाप ने क्या क्या नहीं किया ये मैं जानता। टमटम हमने चला ही नहीं, असल में टमटम चलाना हमको आता है। तो टमटम में काफ़ी मजबूत हो गया और उसको मैंने स्थापित किया। उन लोगों को इज्जत मिली और रेंट वगैरह भाड़ा वगैरह को लेकर के बड़े बड़े लोगों से टकराव हुआ। जिन ताकतों से हम लोग लड़ाई लड़ते थे सीपीआईएम में रह के, मेरे एक्सपल्सन के बाद वो ताकत को सीपीआईएम ने अपने पक्ष में ले लिया। यहाँ सीपीआईएम का स्टैंड पॉलिटिकल स्टैंड नहीं रहा। पंचायती क्यों नहीं हुई? सबकी पंचायती होती है, इसकी पंचायती क्यों नहीं? इस लड़की को जलील किया गया, इस लड़की की इज्जत पर हमला किया गया। और जो लोग ऐसा घटना करवाया वो लोग बाहुबली था। तो उसी में हमने कहा कि देखिए अब पंचायती नहीं। कहा कि भाई महबूब आलम को वोट देते हो तो क्या होगा उससे? उसे मार देगा लोग, उसे तो कब्र में जाना है। तो लोगों ने कहा कि अगर उसका कवर हो जाएगा ना तो हम लोग अपना वोट उसके कवर में जाके डाल देंगे, वोट उन्हीं को। जब मैं अंडरग्राउंड रह गया तो मेरा वो जो घटना घटी 1994 की जो घटना घटी, उस घटना में मेरे घर को ये लोग डिमोलिश कर दिया, बुलडोजर चला दिया, ट्रैक्टर फैक्टर से उसको मेरा घर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं सफलता एक ऐसा फल है जो किसी पेड़ पर नहीं लगता। इसके लिए व्यक्ति को सालों की मेहनत, परिश्रम और कठिन तपस्या करनी पड़ती है। महबूब आलम ऐसे ही एक नाम है जिन्होंने न सिर्फ सालों की मेहनत की, बल्कि कठोर साधना के जरिए जनता का दिल जीते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी ये टमटम चलाया करते थे, लेकिन पिछले 4 बार से विधायक हैं। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। यूँ कहें कि सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले विधायक हैं। हमारे साथ है इस वक्त। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने सफलता का स्वाद चखा और यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप 4 बार से विधायक हैं, लेकिन अपने बचपन को आप कैसे याद करते हैं? अभी किस तरह का था वो? देखिए, मैं एक गरीब आदमी का लड़का नहीं हूँ। मेरे परिवार का हेरिटेज रिच रहा है। मेरे पिताजी अब्दुल हकीम 1942 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रहे हैं। मेरे दादा अब्दुल गनी 1929 में ढाका यूनिवर्सिटी से एलएमएफ की डिग्री उन्होंने ली थी उस जमाने। लेकिन है कि रईस लोगों का जो होता है, मेरे फादर रईसी मिजाज के लोग थे, नौकरी वोकरी नहीं की और गांव में ही सामाजिक गतिविधि में मसरूफ़ थे वो। और उस ज़माने में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एक जीडी का भी काम उन्होंने किया। और पूर्णिया बार बहुत रिच था, दार्जिलिंग पूर्णिया बार में आता था। तो इसी तरह से मेरी परवरिश
मोटा मोटी मिडिल क्लास परिवार के में ही हुआ। लेकिन हम लोग जब पढ़ने लिखने लायक हुए, वहाँ जिस इलाके से मैं आता हूँ, बारसोई थाना का, बारसोई प्रखंड का आबादपुर इलाका है, आबादपुर। जी और आबादपुर में एक अच्छी हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त उसकी बहुत रिच हाई स्कूल था। उस जमाने के टीचर, उनके प्रिंसिपल के डी झा, कृष्णदेव झा, बहुत क्वालिटेटिव टीचर थे। तो वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में इत्तेफाक से मेरे फादर की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, जो रईस लोगों का होता है। जी जी तो मैंने अपनी दिलचस्पी से ही पढ़ाई लिखाई की। लेकिन जब हायर एजुकेशन लेने का सवाल आया तो हमारे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई। लेकिन सामाजिक सरोकार बचपन से ही मेरा था, क्योंकि मेरे परिवार भी उस सरोकार से रिश्ता रखता था। अब मेरे फादर पंचायती राज की स्थापना के साथ साथ वो आजीवन सरपंच रहे। सरपंच के पद पर 1980 में उनकी मौत हुई, सरपंच बन के रहे। कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने तो गांव में जो सामाजिक अच्छाई बुराई का सेंस होता है, वो मेरे में कुट कुट भरी हुई थी। उसमें कुछ धार्मिक किस्म की अच्छाई, धार्मिक किस्म की ईमानदारी, वो मेरे में कुट कुट भरी हुई थी। और मेरा गांव शिवानंदपुर उसका नाम है। तो शिवानंदपुर गांव जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव, सांप्रदायिक सौहार्द का बेमिसाल नमूना है वो गांव, समझ लीजिए आप। बड़ा गांव है, 7 टोला है उसका। लेकिन हम जिस टोला में, हमारा टोला का नाम है साहू टोला। एक छोटा सा जमींदार वहाँ थे, चौधरी लोग। तो साहू टोला का मतलब 50% वो लोग, 50% हम लोग। लेकिन गांव में कभी कभी होता ना, झगड़ा होता है इस टोला से उस टोला से। तो रेस्ट टोलाज में दूसरे कौम की आबादी नहीं हुआ करती थी। लेकिन टोलों का जब झगड़ा हो तो साहू टोला हम लोग सब एक रहे, तो बाकी टोला मिल जाए। और वहाँ हिस्टोरिकल दुर्गा पूजा हुआ करता है अभी भी। उस जमाने में पूरे प्रखंड में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा, और जमींदार लोग करते थे। चौधरी फैमिली है एक, उसकी ड्यूरी हुआ करती थी। तो उसी में मेरे गांव में जब दुर्गा पूजा का मेला होता है तो बेटी की शादी होती है मेरे गांव के दूसरे गांव के लड़के से। तो दुर्गा पूजा का मेला में अगर इनवाइट ना करे तो आने वाला दुर्गा पूजा के मेला तक रिश्ता खराब रहेगा। हाँ, ईद बकरीद कोई इनवाइट का मुद्दा नहीं है। तो है ना, हम लोग मुसलमान है तो ईद बकरीद में, तो ईद बकरीद कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा फैक्टर है। कोई मुस्लिम, चाहे वो किसी कास्ट के लोग, हाँ मुसलमान मैं, जी जी वो कहेगा कि अरे मेरा बेटा को दुर्गा पूजा में इनवाइट नहीं किया, तो कैसा रिश्ता है, कैसा समझे है। हम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि मैंने आज का जो माहौल है, जी जी मैं समझ रहा हूँ। इस माहौल को देख के हुए एक दर्द की हुक सी उठती है मेरे दिल में। और वो अभी भी मेंटेन है हमारे गांव में। जी मेंटेन है। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैंने कोशिश की पढ़ने लिखने की, लेकिन वो हायर एजुकेशन कंप्लीट जो होता है, मैंने डीएस कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो सामाजिक सरोकार मेरा था, और हमारे नौजवानों की एक टोली थी, बटालियन हुआ करता था। बुराई से दूर रहना है, जुआ ताश फलाश ये सब नहीं खेलने देना है। और जो आचरण का सवाल है, पवित्रता का सवाल, मैंने कुछ ज़्यादा ही होता है ना कि मैंने प्यूरिटेनिस्ट किस्म का
की समझदारी होती है, उसी में जी। हम थे जी इस तरह से। तो उसके बाद फिर 77 के इलेक्शन में हम लोगों ने जनता पार्टी, उस वक्त हमारा वोट नहीं था, लेकिन जनता पार्टी के रूप में हम लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे फादर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते, वो फ्री थिंकर्स थे और लिबरल लोग थे बहुत ज़्यादा। जी। हाँ, और मेरे फादर जो है बहुत बहुत दयालु आदमी थे, खुले दिल का आदमी थे। हम लोगों से माने वैचारिक आदान प्रदान हुआ करता था काफ़ी, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ पर, माओ सेतुंग के बारे में, लेनिन के बारे में, समझे, प्रेसिडेंट जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी के बारे में, ये सब माने इंटरनेशनल गपशप हुआ करता था आपस में। लेकिन वो है ना कि वो तो हालत ख़राब हो गई, इकोनॉमी बेस जब ख़राब हो गई तब क्या किया जाए, लेकिन खाने पीने के लिए तो घर में है ही है। सर ये बताइए कि जैसे होता है कि कहते हैं, कहावत भी है कि अमीरी के बाद आई हुई जो गरीबी होती है वो बेहद ही कड़वी होती है, और उसको झेलना, खास करके जो अमीर लोग जब गरीब हो जाते हैं तो उसको झेलना बड़ा चुनौती भरा होता है। हाँ, तो लांछना का जीवन आया, दौर आया, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई मजबूत। हमारे जो पिताजी बहुत दरिया दिल आदमी थे, वो अपने साथियों से, दोस्तों को काफ़ी उन्होंने मदद की, खुल के जो है उन लोगों के लिए रुपया पैसा खर्च किया। जो ज़मीन बिक गई, लेकिन सर कहीं झुकाया नहीं। मेरे फादर जब मर गए उन पर कोई उधार नहीं है, जी। किसी का रुपया उधार नहीं। मैं जब जरूरत हुआ तो ज़मीन बेच दी। रिश्तेदारों से जो मेंटेन करना, सुपीरियरिटी, बच्चों से मेंटेन करना। उस ज़माने में भैंस की गाड़ी हुआ करती थी, उसकी अपनी गाड़ी थी, वो गाड़ी रेंट पर नहीं दिया जाता था आज जिस तरह से है। जी। लेकिन मेरे फादर की जो हालत ख़राब हो गई तो उसको भी हम लोगों ने देखा, उसका भी मान लीजिए कि लांछना का जीवन उसका भी हुआ और हम लोग का तो हुआ ही। तो वो बहुत दर्दनाक था, और जिस कारण से रिश्ता, हमारे रिश्तेदार बड़े बड़े रिश्तेदार थे, हमारे मामा वगैरह जो बंगाल में है, मालदा जिला में, चाचल वगैरह, तो इतना लांछना की ज़िंदगी हो गई तो कि रिश्तेदारी को मैंने छोड़ दिया। वो जी, मैं ठीक हूँ, मेरा कि मैं ठीक हूँ। कहीं हम जाए तो अगर कोई हमसे पूछे कि देखो तेरा बाप तो ज़मीन बेच दिया, तुम लोग कैसे खाओगे, तो हमको अंदर से बहुत चोट लगे। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा बाप ने क्या क्या नहीं किया ये मैं जानता हूँ, हमें अपने बाप से कोई गिला शिकवा नहीं। तो हमारा जो फ्रेंडशिप जो रहा ना, गरीबों से ही रहा, गरीब लोगों से रहा। जी। हाँ, कहते हैं सर कि जब आप बड़े हुए, जवान हुए, जवानी के दिनों में शायद इसी वजह से आपको टमटम चलानी पड़ी थी। टमटम हमने चला ही नहीं, असल में टमटम चलाना हमको आता है। तो टमटम जब चलने लगा, बारसोई से करीब करीब 17-19 किलोमीटर डिस्टेंस में बारसोई स्टेशन से मेरा घर है। जी। तो टमटम जब चलने लगा तो टमटम चलने वाले पर लोगों का जो रंगदारी होती थी, जुल्म होता था, चढ़ गया, पैसा नहीं देना, तो वो लोग एक दिन कहा कि कॉमरेड ऐसे ऐसी बात है, आप जो है ऐसे ऐसे होता है हम लोग पर। हमने कहा तो ठीक है, तुम लोग संगठन बनाओ, और संगठन बना के तो टमटम का यूनियन बना, और यूनियन का मैं सेक्रेटरी बन गया। मतलब जो टमटम के यूनियन बना वो आपके पहल से ही बना। हाँ, मेरे पास से बना। वो लोग आया मेरे पास तो मैंने कहा कि यूनियन बना लिया जाए, जी। और किसकी हिम्मत है जो आपको दिक्कत करेगा, मेहनत मशक्क़त करके खाते हैं आप, तो आप सुपीरियर हैं, जी। जी। और कौन किसकी हिमाकत है कि आपको दिक्कत करेगा। तो बस टमटम यूनियन बन गई। यूनियन बन गई तो जो देखिए, हुकूमत हेडक्वार्टर से चलता है। हुकूमत जो चलता है, जैसे ये हुकूमत है ना, दिल्ली से चलती है, पटना से चलती है, सुदूर गांव से हुकूमत नहीं चलेगी। तो अब प्रखंड हेडक्वार्टर है, स्टेशन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से बातें जाती है। तो जिस वजह से स्टेशन वगैरह में आना जाना अभी भी मेरा लगा है। तो टमटम यूनियन काफ़ी मजबूत हो गया, और उसको मैंने स्थापित किया, उन लोगों को इज्जत मिली, और
रेंट वगैरह भाड़ा वगैरह को लेकर के बड़े बड़े लोगों से टकराव हुआ। जैसे बारसोई वो शहर है, सब शहर है, विजयनगर पंचायत बना, बड़े बड़े लोगों का जो होता था, कोई नौजवान आया दिल्ली से यूनिवर्सिटी से पढ़ के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ के, बड़ी उसकी ताकत है, और टमटम वाले को नीचा दिखाने की जो उसकी परंपरा मैंने हरकत रहती थी, उसको हम लोगों ने मैंने बोलचाल का जो अंदाज हो। जमींदोज किया हम लोगों ने, इसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल। क्या क्या उम्र रही होगी सर जब आप यूनियन के 20, 21, 22 यही उम्र रही होगी। हाँ हाँ, यही उम्र रही होगी। उसके बाद गांव में जो सामंती लोग था ना, मनोभाव सामंती है, बहुत बड़ा सामंत नहीं, लेकिन लोगों से जुल्म करना, सितम करना, गरीब लोगों को सताना और अश्लील गाली गलौज करना माँ बहन को लेकर के। तो साहिब सरदार तो मेरे फादर ही थे, तो सबकी पंचायती होती थी। मैंने कोशिश की कटिहार डीएस कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ने लिखने की, लेकिन सरेआम एक लड़की को उन लोगों ने टारगेट किया तो उसकी पंचायती नहीं हुई। हमको खबर मिली तो हम गए गांव। मैंने अपने पिताजी से कहा कि इसकी पंचायती क्यों नहीं हुई, सबकी पंचायती होती है, इसकी पंचायती क्यों नहीं। इस लड़की को जलील किया गया, इस लड़की की इज्जत पर हमला किया गया, न थाना केस लेता है, ना आप लोग ने पंचायती नहीं की। तो मेरे फादर का जो जलवा था वो थोड़ा पराभव हो चुका है, और जो लोग ऐसा घटना करवाया वो लोग बाहुबली था। तो उसी में हमने कहा कि देखिए अब पंचायती नहीं होगी, अब पंचायती नहीं होगी, क्योंकि ये पंचायती नहीं हुई तो अब पंचायती नहीं होगी, इसका जवाब दिया जाएगा। समझ रहे हैं? जी। तो मतलब गरीबों को गोलबंदी हुई, ये हुआ, उसी में सामंतों से टक्कर हुआ, क्लैश हुआ। हाँ, ऐसी सारी बातें हैं। जी। उसके बाद आप सीपीआईएम से जुड़ गए थे आप? हाँ, तो पॉलिटिकली हम देखिए, हम लोग तो 77 में जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने काम किया। 77 में जेपी मूवमेंट के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार, हम लोगों ने उसके पक्ष में काम किया। और वहाँ हम लोगों ने पार्लियामेंट में युवराज सिंह सांसद हुआ करते थे, उनका हम लोगों ने सपोर्ट किया। फिर 6 महीने के बाद चौधरी चरण सिंह ने जो पूरे मैंने देश की जो कांग्रेसी सरकार थी प्रादेशिक, 9 स्टेट की सरकार को गिरा दिया। तो गिराने के बाद जो चुनाव हुआ, तो असेंबली चुनाव में हम लोग जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में हम लोगों ने काम किया। अच्छा। अबू नईम चांद एक बहुत बोलने वाले लोग थे, बहुत दिलचस्प अंदाज में बोले, बेखौफ बेलाग। तो हम लोगों ने उसके पक्ष में काम किया और इंडिपेंडेंट एमएलए में उसको हम लोगों ने जितवा दिया। उस वक्त भी हाईएस्ट था उसका, 13,000 वोट से वो जीते। और उस वक्त एक प्रोपोजल हुआ करता था, आज जब 10 प्रोपोजल लगता है, उस वक्त एक प्रोपोजल लगता था। वो प्रोपोजल थे हम, चूँकि कोई उसके पक्ष में था नहीं। अच्छा। कोई मेरी उम्र मुश्किल से 24-25 साल थी। जी। तो कहा कि चलो महबूब, कोई बात नहीं, आप चलिए सर। तो उसने नॉमिनेशन भरा, प्रोपोजल चाहिए मेरा, तो मैंने प्रोपोजल कर दिया, तो चांद साहब जीत गए। तो फिर वो तो आप 67 में 77 में देखते हैं कि पूरी सरकार गिर गई, गैर कांग्रेसी, यूपी, बिहार, हरियाणा। तो इस तरह से फिर 80 आते आते फिर जो है जनता दल गिर गई, इंदिरा गांधी आ गई दोबारा। और उसके बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, तो उस असेंबली इलेक्शन में चांद साहब फिर हार गए। हाँ, तो वहाँ एक ब्यूला दुजा नाम की महिला जीत रही थी, 71 में जीती उन लोग। चांद साहब हार गए, मतलब क्या इसके पीछे क्या रीजन रहा कि मतलब अच्छा काम नहीं किया? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस थोड़ा अपसेट हो गया, थोड़ा सा थोड़ा पीने खाने वाला आदमी हो गया। हम लोग को इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने चुनौती ली, और चुनौती लेके करीब उस ज़माने में हम लोग पूरे नौजवान को ऑर्गेनाइज करके 167-68 साइकिल लेके पूरे इलाका का दौरा करके एक माहौल बना दिया हम लोगों ने। हाँ, माहौल बना दिया, और
अधिकृत जो कैंडिडेट है जनता दल का, हम्म, कांग्रेस का, उस कैंडिडेट को हम लोगों ने शिकस्त दिया। जी जी। हाँ, हम्म, तो हाँ उसके बाद हाँ वो चांद साहब को जो हम लोग सपोर्ट किए ना, तो जी। जनता दल से जो हम लोग का बिलगाव हो गया, हम्म, मोह भंग हो गया, तो उसके बाद चांद साहब से भी इनकी हरकत से हम लोग मोह भंग हो गया। हम्म, तो फिर हम लोगों ने सीपीआईएम पार्टी ज्वाइन की। जी हाँ, सीपीआईएम पार्टी हमने ज्वाइन की। कटिहार डीएस कॉलेज का हम उस वक्त स्टूडेंट हुआ करते थे, और वही जो है आपको भागलपुर का एक स्टूडेंट पढ़ता था, श्रीनिवास शर्मा। हम्म, उस हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में प्लेज भरना पड़ता, मेंबरशिप हम्म, ऐसे नहीं मिलते, प्लेज भरना पड़ता, अच्छा और मैंने आपको संकल्प लेना पड़ता। फिर आपको देखेगा पार्टी 1 साल 2 साल की आपने संकल्प किया, उसके कसौटी में खरा उतरते कि नहीं, तो मेंबरशिप आपको मिलेगी। जी तो हम सीपीआईएम में आ गए। जी। जी, चांद साहब तो हार गए 80 में। हम्म, फिर हम लोग जो है पॉलिटिकल मूवमेंट करने लगे, तो अपनी पार्टी हम लोग खड़ा करने लगे, सीपीआईएम। हम्म, अब सीपीआईएम खड़ा करने के लिए तो इस सुदूर देहात का इलाका, सामंती जुलूम दबदबा के खिलाफ मूवमेंट हो, और कल्चरल किस्म का मूवमेंट भी हम लोग शुरू किया। हस्तक्षेप करने लगे कि कहीं कहीं अश्लील नाच हो, लुंडा का नाच हो, ये वगैरह, इस सब में हस्तक्षेप करना है। हम्म, तो हस्तक्षेप जो उसमें करते थे, तो हम लोग रिस्पॉन्स मिलता था कि मुस्लिम जोन है ना, तो मुस्लिम मजहब में हम्म, कल्चरल जो शुचिता है उसका बहुत मेंटेन करेगा वो लोग। जी तो वो रिस्पॉन्स हुआ हम्म, कि अश्लील गाना, अश्लील हरकत, गाली गलौज, सामंती दबदबा, हम्म, और जैसे मछुआरों का शोषण करना, दलितों पर अत्याचार का, बात बात में मारना, तमाचा मारना, तो हम लोग खड़ा होकर के उसको शुरू, एक मुक्ति का अभियान चला, समझ लीजिए, जी। और उसमें हम लोग कामयाब बने। हम्म, मुझे जो मालूम है कि आपको सीपीआईएम से अब चुनाव भी लड़ना चाहते थे, तब टिकट नहीं आपको मिला था। नहीं, सीपीआई में चुनाव लड़ लिए हम लोग। हम्म, 85 में चुनाव हम लोगों ने लड़ लिया, हम कैंडिडेट बने, जी हम लड़ लिए चुनाव। हम्म, तो चुनाव लड़के हमको 14,000 वोट आया, लेकिन सीपीआईएम की जो लीडरशिप थी, हम्म, वो लीडरशिप मेरे खिलाफ चली गई। जो अच्छा इलाका में जो पुलिस रिप्रेशन के खिलाफ संघर्ष हुआ करता था, हम्म, और पुलिस के साथ जो प्रतिरोध संघर्ष होता था, जी इस वजह से कुछ केस मुकदमे होने लगे। और ये जो केस मुकदमा होने लगा, तो सीपीआईएम की लीडरशिप जो सीपीआईएम में उस वक्त क्या था कि चुनाव बाद का शिकार हो गया लोग। हम अपनी जिंदगी में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी हमने शुरू नहीं की। हम्म, वो मेरे दिल में नहीं था कि हम चुनाव लड़ना है। मैंने ये जो बुराई है इसको दबाना है, इसको। एक तरह से आप अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे थे। हाँ, कि वो मेरा मकसद था ही नहीं। हम्म, लेकिन जब चुनाव की बात आई, तो वो बिल्कुल लड़ना चाहिए। और दूसरे लोगों को जो वो लोग प्रोजेक्ट करने चाह रहा था, वो लोग एंटी पीपुल किस्म के लोग थे। हम समझते थे कि जन विरोधी किस्म का आदमी है, ये सामंत हम्म, है, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ये पार्टी में आया है। जी तो चुनाव तो हम लड़ लिए, 85 में वोट मिला हमको 14,000। हम्म, लेकिन जैसे ही वोट मिला, तो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगा वो लोग, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, कौन से स्टेट लीडरशिप के साथ। ये जो आप देखते हैं फ्लैट, हम्म, इत्तेफाक से इत्तेफाक है, हम्म, ये फ्लैट में सीपीआईएम के उस वक्त के जो प्रदेश सचिव हुआ करते थे, कॉमरेड गणेश शंकर विद्यार्थी, वो इसी फ्लैट में रहते थे। अच्छा हाँ, इसी फ्लैट में रहते थे। जी जी इसको मैंने एक्सटेंड करवाया है। अच्छा हाँ, इसी फ्लैट में यही बाहर में मीटिंग वीटिंग हुई, जी तो उसी में कॉन्स्पिरेसी वगैरह हुई। तो कॉन्स्पिरेसी हुई तो हम लोग ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम्म, मुकदमा जब झूठ होता है, तो उसका इल्जाम मेरे पर क्यों होगा? जी झूठ करने वाले पर ना इल्जाम होना चाहिए, उसके खिलाफ ना लड़ाई होगी। भगत सिंह शहीद हो गए तो इसलिए उसका दोस्त था, खुदीराम बोस शहीद हो गए तो इसलिए उनका दोस्त था। तो लड़ाई जब मजबूत हो रही है आबादपुर में, हम्म, और आबादपुर की लोकल कमेटी है, तो आप बाहर में प्रचार करते हैं कि आबादपुर की पार्टी मजबूत है। तो आबादपुर की पार्टी मजबूत है, और मैं क्या हूँ? आपको इग्नोर किया जाने लगा हाँ, था। मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगा, जी जी और कॉन्स्पिरेसी करके वो कामयाब हो गया वो लोग। हम्म,
87 के आसपास पार्टी से मुझे एक्सपेल कर दिया। 87 में बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो उसी चुनाव में हम गए। वहाँ से आके देखते हैं कि मेरे खिलाफ में इन लोगों ने काफ़ी दुष्प्रचार शुरू कर दिया। तो तब हमको लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए। तो पार्टी से मुझे एक्सपेल किया तो मुझे लगता अच्छा देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं कि हॉस्टिलिटी नहीं थी एकदम, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पार्टी ने एक्सपेल किया मुझे। जी एट द सेम टाइम जी। पार्टी मुझे बोलती है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए इनवाइट आया है और विमान बोस ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा है कि उनको दिनाजपुर और बंगाल में प्रचार के लिए भेजा जाए, तुम जाओगे? हमने बिल्कुल जाएंगे, इसमें क्या बात है। जी हाँ, तो हम गए और वहाँ चुनाव प्रचार मैंने किया। दो एक जगह जीत भी हुई, कामयाबी। लेकिन हम जब अगेन 1 महीना बाद इलाका में आए तो मैंने देखा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार ही लोग शुरू कर दिया। एक्सपेल कर दिया गया था उस दौरान। एक्सपेल नहीं किया, मैंने मेरी जो मैं लोकल कमेटी का सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी कमेटी को डिजोल्व कर दिया। तो जनरल कमेटी को ही डिजोल्व कर डिसॉल्व दिया। कर तो दिया। मैं जनरल मेंबर बन गया। तो मेंबर जी। तो मैं ही हूँ। जी तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ से आने के बाद ये लोग कॉन्स्पिरेसी किया, लोग काफ़ी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ जब हम खड़ा हुए तो इन लोगों ने मुझे एक्सपेल कर दिया। तो एक्सपेल कर दिया तो मैंने उसे कबूल किया कि ठीक है, कोई बात नहीं। और जितने भी मुझे जो एक्सपेल किया, तो जितने भी सामंती किस्म के लोग थे, जितने भी इलाका में जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई थी, एकदम पर्चा छाप दिया मेरे खिलाफ। इन लोगों ने बहिष्कार का पर्चा छाप दिया। वो पर्चा लेके एक दूसरे को दिखाया कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैंने महुआ आलम को बहिष्कार किया, मैंने कबूल किया उसको। जी। कोई बात नहीं। फिर सर इस चुनौती से आप कैसे फिर मतलब। इस चुनौती से हम जनता को गोलबंद करने लगे। हम्म, जनता को हम गोलबंद करके उसके बाद मुझे यही अभी नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी 88 में जो कर्पूरी ठाकुर की अचानक देहांत हो गया, तो ये कटिहार में गए थे लालू जी के पक्ष में विपक्ष के नेता बनाने के लिए। अच्छा। तो हम कटिहार में रहते थे, हम तो पूरा कटिहार हम पॉलिटिक्स करते हैं। तो कटिहार में हमारे थे मैंने कर्पूरी ठाकुर के समर्थक असगर अली, अभी इंतकाल करे, हमारी पार्टी में थे। और लोग प्रोफेसर राम प्रकाश महतो जी बाद में शिक्षा मंत्री बने। चलो महबूब, चलो नीतीश कुमार जी आए, तो कटिहार में राजस्थान होटल है, वहीं नीतीश कुमार जी से मिलने गए। तो उसमें होता नहीं कि बहुत लोग मैंने बोलते हैं कि पार्टी में शामिल हो जाए, तो हम बोले नहीं, हम पार्टी में शामिल होने के नहीं आए। तो राम प्रकाश महतो ने कहा कि सर देखिए, महबूब आलम पार्टी में शामिल हो जाएगा। तो हम बोले, सीएम को बोले उस वक्त, तो उसमें शायद हाँ, विधायक ना रहे। विधायक नहीं है। वो नीतीश कुमार जी। हाँ हाँ, वो विधायक है। जी। विधायक है। और उसकी पार्टी में जो सीनियर लोग विपक्ष का नेता होने का दावा पेश करते हैं, तो नीतीश कुमार जी लालू जी को प्रेफर करते थे कि लालू जी विपक्ष का नेता बने। उसी के प्रचार प्रसार में कटिहार में गए हुए थे। जी। तो हम बोले कि नो नो सर, आई एम ए बोनाफाइड मार्क्सिस्ट। इफ आई हैड टू जॉइन सच ए लोक दल, उस वक्त लोक दल था, if I had to join such a Lokdal, why should have I quit CPIM? I am in search of a real communist party. सर ज्वाइंट स्ट्रगल में आप लोगों के साथ रहेंगे। तो बोला कि वो तो कोई, जैसे अभी भी नीतीश कुमार जी उस अंदाज में बात, वो तो कह ही रहे हैं कि बोनाफाइड मार्क्सिस्ट है, अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो हम उनको जो है लोक दल का प्रदेश मंत्री बना देंगे। तो हम बोले नहीं सर, हम ऐसे सर ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, संयुक्त संघर्ष में हम लोग रहेंगे साथ। उसके बाद फिर वही मीटिंग, लालू जी भी गए, मीटिंग हुई, लेकिन हमारा मैंने इन लोगों के साथ संपर्क रहा। लेकिन हम जो उसके बाद जो हम इन लोगों से हमको बात होती थी, आईपीएफ से, सीपीआईएमएल के लोगों से, कलकत्ता से वालों से हमारी बात होती थी। तो उसी में तो उसी वक्त पार्टी थी अंडरग्राउंड। तो आईपीएफ, तो वही पार्टी तलाश करने के लिए हम अपने लोगों का बैठक खिलाए, लड़कों का, ये तो पार्टी करना होगा, नई पार्टी तलाश करनी होगी। उधर बंगाल में एक COIML पार्टी थी,
कानू सान्याल की। जी। रायगंज बगल में है, हम्म, मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर रायगंज है, 19 किलोमीटर दूरी पर बारसोई है, जी। और महानंदा नदी पार के रायगंज जाना पड़ता है। तो वो लोग ऑफर किया कि आओ मेरी पार्टी में आओ। हमने कहा कि ना ना, आपकी पार्टी में हम लोग नहीं जाए। जो कानू सान्याल का मैंने बयान देखा कि चारू मजूमदार के खिलाफ में उनका बयान था, नहीं उनका पार्टी हम नहीं करेंगे, ये ठीक आदमी नहीं है। कौन पार्टी करोगे, हम खोज रहे हैं पार्टी। तो वही हमको इन लोगों का आर्टिकल वगैरह मिला, और उस वक्त रविवार एक पत्रिका छपती थी, जी। हाँ, उसी में एक आर्टिकल निकला था, बिहार के धधकते खेत खलिहान की दास्तान। तो उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मैंने, और किसान सभा का आंदोलन चलता था गांव गांव में, इन्हीं लोगों को तलाश करना होगा। तो फिर वहाँ से मैं आया पटना अकेले। पीर मुहानी में आज़ाद मार्केट में इन लोगों की आईपीएफ की ऑफिस थी, और केडी जी कृष्णदेव यादव, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मैंने कहा कि देखिए सर, हम लोग, हाँ, तो केडी जी जेल में थे, केडी जी और बड़े राजा बांकीपुर जेल में थे। तो जेल से निकलेंगे तब तक उसी जगह हम सो गए, और फिर दूसरे दिन जेल में भी आके मिले, और जेल से दूसरा दिन निकल जाएंगे, तब इंतज़ार हम किए। फिर जेल से निकले, उनके साथ रैली करके फिर वहाँ पीर मुहानी गए, लोहानीपुर बोलता है जी। तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फिर हम रहते थे अजीत सरकार के डेरा में। अजीत सरकार से मेरा संपर्क था। अजीत सरकार सीपीआई करते थे। हाँ, अजीत सरकार बोले, "এই তুমি কোথায় যাচ্ছ?" আমি বললাম যে, "আমি দাদা, আমি তো সিপিএম করবো না, আপনারা তো আমাকে পার্টিতে বের করে দিয়েছেন।" মানে কে বের করে আমি আছি কি না, তো তুই কোন পার্টি করবি? আমি বললাম আইপিএফ করবো। আরে ওই নোংরা পার্টি করবি, তুই থাক না, আমি আছি কি না। हमने सर दादा हम सकेंगे नहीं, आपका ऐसा देह भी नहीं है हमारा, इन लोगों से हम सकेंगे नहीं, ये लोग ठीक लोग नहीं। हमको लगता है पार्टी में गड़बड़ी है कि एट द सेम टाइम लोग बोलता है कि अब आदमी में अच्छी पार्टी है, मिलिटेंट पार्टी है, और फिर साथ साथ मैं उसमें बदनाम हूँ, तो ये डबल स्पीक कैसे चलेगा। तो दादा हमसे होगा नहीं। না না, যে চল আমি দেখছি করছি। তো हमको लेके खूब घुमाया। अरे ভারতের নেতা আমি, জ্যোতি বসু, আর বিহারের নেতা আমি, কোন বেটা আছে কে, ऐसे बोलते थे। बोलने का था, अरे আর কোন বেটা আছে কে, সমস্ত ভারতের নেতা জ্যোতি বসু, আর বিহারের নেতা আমি, আর কাটিহার पूर्णिया नेता তুই महबूब आलम। हमने सर तो दादा, तो हम रह गए, मछली उछली खिलाया खूब। उसके बाद दूसरा दिन फिर हम भाग गए। फिर केडी के पास गए, तो केडी से हमने बात की कि कैसे होगा ज्वाइनिंग। केडी ने कहा कि आप यहाँ भी कर सकते हैं ज्वाइनिंग। तो हम बोले यहाँ ज्वाइनिंग करने से ठीक नहीं है, हमारा मास के साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो हम लोग, तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो हम बोले किसी को भेज दीजिए। तब वही भारत भूषण पार्टी के शुरुआती दौर, अभी तो नहीं है वो, किसान सभा करते थे, बेगूसराय के थे भारत भूषण। अभी मुलाकात नहीं हुई। एक आदमी, एक एमएलए बोलते हैं कि भारत भूषण जी है, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं को ले गए, और उसके बाद वो ज्वाइंट स्ट्रगल की बात हम लोग करते थे, उसको ले गए। हम बहुत बड़ी हमने सभा की बारसई में, और बारसई में सभा हमने की। उसके बाद जो है विथ 159 पार्टी मेंबर ऑफ सीपीआईएम वी ज्वाइंड आईपीएफ। ये बयान हम लोगों ने दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बयान को छाप दिया। पहली बार हम लोग की गतिविधि के बारे में अखबार में छपा ये बात। तो छपा, तो केडी जी को बोले गणेश शंकर विद्यार्थी जी, अरे कौन, कैसे होगा केडी जी, 159 मेंबर पार्टी का चला जाएगा, ये तो डांगे जब पार्टी छोड़ा तभी तो नहीं गए थे, ये तो ठीक नहीं है। केडी जी बोलेगे ये अगर ठीक नहीं है तो आप बयान दे दीजिए कि 159 मेंबर उनके साथ नहीं है, आप बयान दे दीजिए। तो बयान उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद फिर आईपीएफ की गतिविधि में हम लोग चले आए, समझे ना जी। लेकिन सीपीआईएम के अंदर ही 82 में 81 में एक क्लैश वहाँ हुआ सामंतों के साथ।
क्लैश हुआ। हमारा गांव जो है, पूरा गांव हमारा साथ रहा, और हम गांव के आइडियल परसेंट मैंने नौजवान हैं। जी हमारे मामा, हमारे चाचा, ये लोग जो कोई ताश के लिए बीड़ी पिए, हमारे अंदर में सब कोई व्यसन नहीं था, बुराई नहीं थी। बीड़ी मैंने पीने कभी, आपको सिगरेट पान का मेरा कोई आदत नहीं, और दारू प्लस ये सब मैंने कभी नहीं आया। तो एक आइडियल जो इमेज होता है मेरा, वो आइडियल इमेज था। और मेरी माँ जो थी वो बहुत आइडियल थी। मेरी माँ भी 1949 ऑनवर्ड वो भी क्लास 10 तक पढ़ी हुई थी। अच्छा बेंगलोर थी, चाचल चाचल के बगल में रामपुर गौरीपुर गांव है। तो मेरी माँ का समर्थन रहा मेरा बहुत, उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद से हमको हमेशा हौसला, जी हमको हिम्मत मिली, हौसला बढ़ा मेरा। कभी अपराध बोध की भावना मेरे में नहीं आई। मैंने जितनी गतिविधि चलाई, हम पर बहुत हमला हुआ, हमने मुकाबला किया सबका। जी, अभी भी उस लाइन में हम लोग हैं। आपने सर काफ़ी लड़ाई लड़ी, और शायद 1995 में आपके भाई आपके बदले चुनाव मैदान में उतरे थे। 1994 में हुआ क्या कि काफ़ी लड़ाइयाँ तो हो रही थी, जीवंत लड़ाई हो रही है। तो 1994 में हम लोगों ने कहा कि अब 95 का जो चुनाव होगा, अब चुनाव के लिए थोड़ा सा लड़ाई टड़ाई बंद किया जाए। हम आपस में हम लोग के कि भाई थोड़ा सा वोट भी मिले, क्योंकि तब आईपीएफ में हमने फिर 90 में कॉन्टेस्ट किया। जी तो 85 में मैंने कॉन्टेस्ट किया, 14,000 वोट मिला हमको। फिर 90 में मैंने आईपीएफ में कॉन्टेस्ट किया। तो आईपीएफ में जो कॉन्टेस्ट किया आईपीएफ से, तो उस जमाने में फैल नहीं गया कि इनको तो पार्टी से निकाल दिया है, तो पार्टी इनकी टूट गई है, अरे उतना समर्थन थोड़े होगा, आधा तो होगा, आधा होगा। लेकिन मेरा था कि नहीं, कोई बात नहीं। तो जनता दल की लहर थी उस वक्त। अच्छा, इसमें हाँ, जनता दल की लहर थी। तो उसमें हमने आईपीएफ से कॉन्टेस्ट किया, सीपीआईएम ने भी कॉन्टेस्ट किया। इस वजह से मतलब नहीं जीत पाए। नहीं जीत नहीं पाए, लेकिन वोट बढ़ गया हमारा। जी 18,000 वोट हमको मिला। अच्छा हाँ, तो हम मैंने खुश हो गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी विक्ट्री है। मैंने इलेक्टोरल विक्ट्री को हमने मुद्दा नहीं बनाया। जी जी, जनता ने मुझे वोट दे दिया। मेरा स्टैंड, मेरी लाइन पार्टी के साथ जो थी, उसमें जनता ने मुझे सपोर्ट कर दिया। कोई बात नहीं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। डॉक्टर अल्लामा कलाम का एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जब भी ये सब मेरा हुआ, हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया है जीतने के लिए। कभी इलेक्शन हार के हमको अपराध बोध की भावना या हीन भावना नहीं हुई। जी हाँ, जनता मेरे साथ रही। 1995 में एक दिक्कत हो गई थी, कोई मामला। आज तक 1994 में 6 महीना इलेक्शन है, तो एक क्लैश हो गया है। घड़ियन दलित टोला था, वो लोग अपना पानी खाना पीना एक तालाब में करता था, और उसी में सामंत लोग मिल करके, और जितना सामंत था तो सीपीआईएम में चला गया लोग। जिन ताकतों से हम लोग लड़ाई लड़ते थे सीपीआईएम में रह के, मेरे एक्सपल्सन के बाद वो ताकत को सीपीआईएम ने अपने पक्ष में ले लिया। यहाँ सीपीआईएम का स्टैंड पॉलिटिकल स्टैंड नहीं रहा, ये फ्यूडल स्टैंड में चला गया, जो एंटी सोशल लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया ताकि हमको क्रश कर सके। तो ये तो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ना है। आप जो पार्टी चलाएंगे तो अपराधियों के लेकर पार्टी चलाएंगे, एंटी सोशल लोगों के लेकर पार्टी चलाएंगे, लेकिन उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको शिकस्त देना है। और यही सीपीएम की चूक हो गई। मेरे साथ पूरी जनता थी, और चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम बहुल इलाका में दलित के खिलाफ में दुष्प्रचार किया कि इस तालाब को पटवा जो होता है, जो गराना है, इसको सराना है। हम लोग का स्टैंड था कि भाई तुम गरीब लोग है, इस तालाब के किनारे रहता है तो रहने दिया, जैसे क्यों दिक्कत करते हो तुम लोग। आज जिसका पटवा तुम सराहने के लिए बात करते हो, उसका तो 3 बड़ा बड़ा तालाब है। और अगर हम लोग इसको तहफूज नहीं देंगे, हम लोग इसके प्रोटेक्शन में खड़ा नहीं होंगे, तब तो आरएसएस आ जाएगा यहाँ। तो आरएसएस आ जाएगा तो पेन गिली हो जाएगी तुम लोग की।
उसी में हमला हो गया, उन लोगों पर, दलित पर लोगों पर हमला हुआ, हमले का प्रतिरोध में वो घटना घट गई। तो जिस घटना के घटने से मुझे मुझे अंडरग्राउंड चले जाना पड़ा, और अंडरग्राउंड जा कर के 6 महीना का इलेक्शन हुआ, हम जेल में जाके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए, लेकिन मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। तो नॉमिनेशन कैंसिल करने के बाद मेरा छोटा भाई को पार्टी ने प्रोजेक्ट किया, और जो आकर के फिर 2005 में जीता मुन्ना भालू। तो वही जो हम अंडरग्राउंड हुए, तो करीब फॉर ओवर 12 ईयर्स हम अंडरग्राउंड लाइफ अब हमको लीड करना पड़ा। अंडरग्राउंड रहते हुए सर कैसी लाइफ थी, क्या मतलब किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हाँ, तो अंडरग्राउंड जो लाइफ होती है, तो उस वक्त खेते खेत चलना है, रात में चलना है, दिन भर कहीं हमदर्द के यहाँ, वेल विशर के यहाँ दुबक जाना है, पार्टी का जनाधार है, कहीं टोला है, बस उसी में सिमट जाना है, फिर रात में आपको निकलना है। क्योंकि पुलिस से बचना है, तो पुलिस तो किनारे सड़क पर चलती है, तो हमको नदी के किनारे चलिए, खेते में पगडंडी में चलिए, बचिए, फिर सामंती गुंडों के हमले का डर रहता है, उसका मुकाबला करना है। तो अब यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है, तो 2-4 गांव में अपना लोग हैं, उसको अलर्ट कर देना है, वो आना चाहिए। अंडरग्राउंड के लिए फिर काफ़ी कठिन लाइफ है, लेकिन वो तो जिद और जुनून है ना। वो कहते हैं ना, मैंने फैज अहमद फैज ने कहा है, गर बाजी हो इश्क का बाजी, जो चाहो लगा दो, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे तो बाजी मात नहीं। हाँ, तो वो सब नहीं रहा हम लोग का कोई बात। जी कभी मलाल नहीं हुआ अपने संघर्ष से, नहीं लगा कि ये गलत हुआ या ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। जानबूझ के हम लोगों ने कोई घटना नहीं घटाई। अंडरग्राउंड रहते हुए आपको ये समझ हो गई थी कि अब हमको चुनाव में उतरना चाहिए और हमारी जीत पक्की है? बिल्कुल, मैं जानता कि 2000 का चुनाव में मैं जो लड़ा, तो अंडरग्राउंड रह के लड़ा। जी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मैं गया नहीं, तो पूरे इलाके में हल्ला हुआ कि कैसे होगा, कैसे होगा। और हम थोड़ा स्टूडियस आदमी है, अध्ययनशील आदमी है, तो हमने चार्टर ऑफ इलेक्शन खरीदा, उसको काफ़ी मैंने अध्ययन किया। तो मैंने अध्ययन करके पता लगा कि बिना नॉमिनेशन करके, बूथ में जाकर के भी नॉमिनेशन, एसडी ऑफिस में जाए बिना भी हम नॉमिनेशन कर सकते हैं, और अपना शपथ हम किसी दूसरी जगह ले सकते हैं। तो इस जो ये दाव जो है, इसको भी मैंने अंडरग्राउंड रखा। अच्छा। हाँ, तो हमारे सब साथी पढ़े लिखे लोग कहा कि इस बार जेल चलिए आप। मैंने कहा ना, जेल नहीं। एक बार अब जेल गया और दोबारा जेल जाने से चुनाव जीता नहीं जाएगा। तो क्या हम लोग का, क्या हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह, ऐसे बोलता है, जीतेंगे हम लोग। कैसे जीतेंगे, हम, आप भरोसा कीजिए, नॉमिनेशन करने जाइए, नॉमिनेशन भी होगा, टिक जाएगा नॉमिनेशन। आप ये पॉइंट लीजिए, आप एसडीओ से हिम्मत से बात कीजिए, बस आप पॉइंट लीजिए, नॉमिनेशन रह जाएगा हम लोग का। नॉमिनेशन रह गया, और अंडरग्राउंड रह करके मैंने जीत हासिल की, और जनता ने दिलो जान से मुझे सपोर्ट दिया। जनता ने जो सपोर्ट दिया, उस सपोर्ट पर जो जनता का भरोसा है, ये जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। 2000 में लोगों ने कहा कि भाई महबूब आलम को वोट देते हो तो क्या होगा उससे, उसे मार देगा लोग, उसे तो कब्र में जाना है। तो लोगों ने कहा कि अगर उसका कवर हो जाएगा ना, तो हम लोग अपना वोट उसके कवर में जाके डाल देंगे, वोट उन्हीं को देंगे। ये भरोसा जनता का हम पर अभी भी स्टिल है, और मैं चाहता हूँ कि ये भरोसा किस तरह से मैं बना के रखूँ। इसके लिए मुझे भी अपनी जान भी दे देनी पड़ी, तो दैट डज नॉट मैटर। मैंने अपने परिवार को भी, ये सब बात है कि जी जी। हाँ। सर ये बताइए कि आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में शायद यही जुनून है जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड मतों से, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक बने? नहीं, वोट तो मेरा इंटैक्ट रहा। जैसे मैंने 2000 में हमको 63,000 वोट मिला, फिर 2005 में भी हमारी जीत हुई, फिर 2005 का जो अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन हुआ, दूसरा इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ विधानसभा, तो मैंने तो नॉमिनेशन किया, लेकिन मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया कि महबूब आलम हिमसेल्फ, इफ महबूब आलम हिमसेल्फ कम्स टू फाइल द नॉमिनेशन, बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज हिज नॉमिनेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई तो चलो जेल।
हमने नहीं, फिर जेल नहीं जाना है। पार्टी ने कहा कि मैं कोई बात नहीं, जेल चलेगा। हमने कहा कि नहीं, जेल जाने से लूज करेंगे हम लोग, तो पार्टी को एक सीट चाहिए। तो फिर हमने कहा कि भाई मेरा छोटा भाई था जो कॉन्टेस्ट करवाए थे हम लोग 95 में, उसको फिर हम लोग दिए, तो हम लोग जीत मिल गई हम लोग को। अच्छा वोट, मोर देन। लेकिन वोट का मार्जिन बढ़ते गया लगातार। आप हाँ, 2020 में तो रिकॉर्ड मत ले आए। वोट का मार्जिन बढ़ते गया। 2020 में एक महागठबंधन बना फिर, जी। तो महागठबंधन का भी असर रहा जरूर, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग का जो अपना सिंगल एलोन जो वोट था वो कभी कम घटा नहीं। 2000 आपको जो 15 में हमारी जीत हुई, 10 में हम लोग लूज कर गए। जब मेरा छोटा भाई जीत गया ना, तो थोड़ा नॉन पॉलिटिकल किस्म का था, ठीक से उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो जिस वजह से हम लोग लूज कर गए। फिर जो है लूज करने के बाद और 8 मैंने 6 में हम पकड़ा गए, 7 में हम पकड़ा गए। ऐसे अंडरग्राउंड में रहते हुए हम पकड़ा गए। एसटीएफ ने पकड़ लिया मुझे। उसके बाद करीब करीब 1.5 साल जेल से जब निकले, तो फिर हम लोग की पार्टी का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो उस सवाल पर हम लोग, उनका भी परफॉर्मेंस ठीक रहा, तो 10 में हम लोग लूज कर गए। क्योंकि 6 ही महीना में हम जो निकले, करीब करीब 22 नवंबर को 2009 का, 10 में इलेक्शन हुआ। टाइम कम था, हम मेकअप नहीं कर पाए। मेकअप नहीं कर पाए, लेकिन वोट हमको मिला, आपको 45,000 वोट मिला। वोट काफ़ी मिला हम लोग। और फिर जो आपको मैंने कहा, कभी कॉम्प्लेक्स का इन्फीरियर हम नहीं हुए। हौसला मेरा बुलंद रहा। 45,000 लोगों ने वोट दिया, क्या है, मामूली बात है। 4 बार से आप लगातार विधायक हैं, तो लोग कहते कि आपके पास एक घर भी नहीं है। नहीं, घर नहीं है। देखिए, अंडरग्राउंड रहते हुए जो, पहले तो मान लीजिए मेरे फादर का फूस का घर था, और मेरे फादर ने भी घर बनाया ही। कि जब मैं अंडरग्राउंड रह गया, तो मेरा वो जो घटना घटी 1994 की जो घटना घटी, उस घटना में मेरे घर को ये लोग डिमोलिश कर दिया। बुलडोजर चला दिया, ट्रैक्टर फैक्टर से उसको, मेरा घर को ढा दिया। मेरी माँ थी अकेले, मेरा छोटा छोटा भाई सब था, इधर उधर लोग भी था। तो उसके बाद फिर जो है वही फूस का घर बना, मेरी माँ उसमें रहने लगी। फिर मेरी माँ का देहांत हो गया आपको 2003 में 2 में। तो मेरी माँ को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी माँ की मैयत में हम शामिल हुए, जनाजा में शामिल हुए। मेरा पुलिस था घेराव, लेकिन हम कोशिश की कि शामिल हुआ जाए। फिर जो है 2005 का इलेक्शन तो हम जीते, फिर वो लोग जीत गए। फिर हम जो उसके बाद जो घर बनाने का मौका नहीं मिला, फिर घर को ढा दिया 2 बार। फूस का घर को ढा दिया। हाँ, फुसका घर को ढा दिया, और मान लीजिए कि लेटरिन बाथरूम जितना था सब ढा दिया। तो अब ढा दिया, तो अब क्या किया जाए। अब घर बनाने से तो सब मेंटेन करना पड़ता है ना। तो मेंटेनेंस तो होगा नहीं, हम तो अंडरग्राउंड है। मेरे भाई लोगों का भी आर्थिक कोई हालत थी नहीं, कोई रोजगार में था नहीं, इसलिए यूं ही रह गया। वो कोई मुद्दा नहीं है, घर का मुद्दा नहीं है। जी। हाँ, वही सब कोई बात नहीं है सब। ये बताइए सर कि मेरे घर को- आपके परिवार में मतलब आपके कितने बच्चे हैं और वो लोग क्या करते अभी तो मेरे मेरे 2 बच्चे हैं। हैं? मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मेरा बेटा 12 ईयर ओल्ड है, और बेटी 7 ईयर ओल्ड है। यही है। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे माले के विधायक महबूब आलम जी, जो जोश और जुनून से हाँ सर। लवरेज रहे, 12 सालों तक अंडरग्राउंड रहे, लेकिन अंडरग्राउंड रहते हुए भी जनता की लड़ाई लड़े। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जुनून इन्हें अपने पूर्वजों से मिला है, अपने पिता से मिला है। इनके पिता भी बेहद जुनूनी थे और किसी के सामने सिर झुकाना पसंद नहीं करते थे। तो महबूब आलम भी उसी को बरकरार रखे हुए हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।